चुकी है अदालत और एक ऐसे समय पर अदालत लग रही है जब बाजार ने 25,000 के लेवल्स को निफ्टी पर पार कर लिया है, यानी कि एक बड़ा मुकाम, एक बड़ी उपलब्धि बाजार ने हाल में हासिल की है। माउंट 25,000 हैज बीन कॉन्कर्ड। तो आगे की राह कैसी होगी, कितनी पथरीली होगी, कितनी घुमावदार होगी, इसका अनुमान लगाएंगे आज की अदालत में। तो बहुत ही रोचक अदालत होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम लोग आ गए हैं और बड़े ही गजब के आपके प्रश्न आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। अभी अभी एक प्रश्न आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। ये सवाल है हमारे आनंद राणा जी का। सवाल उनका यह है कि सर जी एक बार एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल लगाना सिखाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। 3 बार इन्होंने प्लीज किया है तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए आनंद राणा जी के सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल चार्ट पर डाली जाती है, आज इसकी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सी बातें करनी है, कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स का जिक्र करेंगे। लेकिन सब कुछ करने से पहले आपको कुछ एक चीजें बताना मेरा दायित्व है। तो आइए सबसे पहले बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये बात हमेशा हर सप्ताह अदालत में हम लोग ये बात करते हैं, तो इस सप्ताह भी कर रहे हैं। याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि निवेश करते समय निवेश से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना और सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। और कोई भी निवेश आप करें तो वो हमेशा बाजार जोखिम के अधीन होता है। ये चीजें याद रखनी चाहिए। ये केवल चेतावनी नहीं है, ये हकीकत है। और इसको जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जरूर परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। अनेकों सवाल हैं और सवाल सभी के मन में हैं। जिन्होंने पैसा कमाया इस तेजी में उनके मन में भी है, और जो न कमा सके उनके भी मन में सवाल है कि तेजी कितनी टिकाऊ है, कितनी भरोसेमंद है। 25,000 के ऊपर निफ्टी चला गया तो क्या 26,000 भी हो जाएगा? क्या तेजी यूं ही चलती रहेगी? क्या इस तेजी का कोई आधार है या ये केवल लिक्विडिटी ड्रिवन है? इन तमाम चीजों पर हम लोग आज विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे रोहित अग्रवाल साहब से, जो कि आज हमारे अदालत में विशेष अतिथि हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़ी ही उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उनकी स्टोरी भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए बाजार के चार्ट्स का रुख करते हैं, देखते हैं दुनिया भर में और हमारे बाजारों में चल क्या रहा है। तो लीजिए पेश है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इस सप्ताह। कितना बड़ा निफ्टी? लगभग 1.5% से अधिक तेजी आपको निफ्टी में आते हुए दिखी है। और आपको याद होगा, यदि आप पिछले सप्ताह अदालत में थे या उससे पिछले सप्ताह अदालत में थे, ये 2 लकीरें मैंने डाली थी चार्ट पर। और आप देखिए लकीरों का खेल है मुकद्दर। बड़ा ब्रेकआउट आया, 25,000 के ऊपर निफ्टी निकली और देखिए लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और इन्हीं लाइंस का रिस्पेक्ट करके चल रहा है बाजार। तो बाजार के निफ्टी के चार्ट पर कोई परिवर्तन नहीं है, लगातार तेजी बनी हुई है। बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया, हायर बॉटम बन रहे हैं। किसी प्रकार की क्षति अथवा जोखिम खतरा अभी इस चार्ट पर नहीं है। तो इस अप ट्रेंड पर कोई भी खतरा नहीं है। ये अभी चार्ट देख करके पता लगता है। नई ऊर्जा निफ्टी में दिखाई पड़ती है। तो निफ्टी का चार्ट पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। सवाल सबके मन में यह है कि तेजी कब तक चलेगी और इस तेजी में निफ्टी कहां तक जा सकता है। देखिए मुझे याद पड़ता है जब निफ्टी 22,000 था और हम बात करते थे कि निफ्टी 23,000 हो जाएगा। उस समय 23,000 का स्तर बहुत ऊंचा और दुर्गम नजर आता था। लगता था 23,000 तो बहुत दूर है, शायद ही आए वो स्तर। और जब 23,000 आया तो सबको लगता था कि ये बेलगाम तेजी कब तक चलेगी भला, कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही चाहिए, बड़ा करेक्शन आना चाहिए। लेकिन फिर 23,000 से 24,000 और 24,000 से 25,000 निफ्टी बिना रुके, बिना थके, बिना विराम किए बढ़ता चला जा रहा है। तो एक जो सबसे बड़ा पाठ इस पूरे घटनाक्रम से हमें लेना है वो ये है कि देखिए तेजी की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी बढ़ सकता है मार्केट। और आप जब तक आशंकित रहेंगे, जब तक एक कॉमन कंसेंसस ये रहेगा कि बाजार कब गिरेगा, यही सवाल सबके मन में रहेगा, तब तक बाजार उनके इस सवाल के बल पर, इस एप्रीहेंशन के आधार पर ही बाजार बढ़ता है। तो ये बाजार की फितरत है कि जिस पाले में सब लोग होते हैं उसके विपरीत बाजार जाता है हमेशा। और जब से मैं बाजार में हूं तब से ऐसा ही होता हुआ मैंने देखा है। और मेरा ये जो संचित अनुभव है ये आप तक सीधे बिना किसी लाग लपेट के पहुंचे। इसीलिए हम अदालत में चार्ट ऑफ द वीक में बाजार के और तमाम उन चार्ट्स की चर्चा करते हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो निफ्टी के इस जो हाल का जो पूरा मूवमेंट है, इससे क्या सीख मिलती है कि बाजार की तेजी जब तक चल रही है तो चार्ट सर्वोपरि हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बढ़ गया है, करेक्शन आएगा। आपको कैसे पता यहीं से करेक्शन आएगा? किसी को भी कैसे पता कि कहां से करेक्शन आएगा? तो हमारा काम अटकलें लगाना, कयास लगाना, गेस वर्क नहीं है। वी आर प्रोफेशनल्स। और अगर आप प्रोफेशनल अपने आप को मानते हैं, इसको एक व्यापार, एक कारोबार की तरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स रखने पड़ेंगे। और ग्राउंड रूल ये है कि ट्रेंड को आपको प्रधानता देनी पड़ेगी। तो ट्रेंड मजबूत है। 25,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त तेजी निफ्टी पर देखने को मिल रही है। एक दफे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी भारी सुधार आते हुए दिखा है, जिसका अनुमान हम पिछले ही अदालत में लगा रहे थे। पिछले सप्ताह भी जब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चर्चा कर रहे थे तभी भी हमने कहा था कि भाई जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है उछाल आना चाहिए। और आपने देखा इस सप्ताह बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी, अच्छी चाल बनते हुए देखिए। अभी भी निफ्टी से तो पीछे ही चल रहा है लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। रेजिस्टेंस रेखाएं पहले से डली हैं चार्ट पर
तो इन रेखाओं को जरूर आप भी अपने चार्ट पर अंकित कर लीजिएगा, इनमें सुधार भी कर सकते हैं। ये इस तरह से रेखा डाली जानी चाहिए। और अगला रेजिस्टेंस जो चार्ट पर है वो यहाँ इस क्षेत्र में है। तो अब आपको 52,700 पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस दिखेगा, जो कि अभी मौजूदा भाव से 1000 पॉइंट की दूरी पर है। तो ये लेवल अगला रेजिस्टेंस और 50,500 के आसपास अगला सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है। ये हम वीकली चार्ट की चर्चा कर रहे हैं। हर सप्ताह अदालत में जिन चार्ट्स की हम चर्चा करते हैं, यदि आप अदालत में आज पहली दफे आए हैं, आज पहली दफे आपका आगमन हुआ है, तो इस बात का कृपा करके नोट कर लें कि अदालत में आमतौर पर जिन चार्ट्स की हम चर्चा करते हैं, तमाम चार्ट वीकली चार्ट्स होते हैं। और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 साल की अवधि के लिए आमतौर पर देखा जाता है। तो ये आज कल परसों अगले सप्ताह 2 सप्ताह की बात नहीं हो रही है, ये आने वाले 3 महीना 6 महीना 1 साल की चर्चा होती है। वीकली चार्ट इसी कालखंड के लिए, इसी समय के लिए देखा जाता है। तो ये वीकली चार्ट है जिसका अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो हमें 52,700 पर रेजिस्टेंस दिख रही है, 50,500 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो ये बैंक निफ्टी का सूरत हाल है। तो बैंक निफ्टी में तेजी कायम है, निफ्टी में कायम है। ओवरऑल आप देखें तो मजबूत चार्ट है, जो हम बात कई दिनों से, कई सप्ताह से कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के बाद आइए देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो एक बार नेस्डैक को देख लेते हैं। उठापटक तो जारी है नेस्डैक में, और इस सप्ताह हमने देखा कि ठीक ठाक ट्रेड हुआ, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, तेजी पर कोई लगाम भी नहीं लगी, लेकिन कोई और तेजी बड़ी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर काबू में है नेस्डैक। आइए डाउ जोन्स को देखें। ये डाउ जोन्स है और डाउ जोन्स इस सप्ताह तेज हुआ है। डाउ जोन्स को 2 सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, वहां से अच्छी दौड़ लगाई डाउ जोन्स ने, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 41,500। और वहां आप जानते ही हैं कि यूएस में जो चुनावी संग्राम है वो और ज्यादा रोचक होता चला जा रहा है, और उसका भी असर आपको यूएस मार्केट पर नजर आता है। उसके अलावा जिस प्रकार की कमेंट्री हमने सुनी पीछे फेड से, उसका भी असर है। तो कुल मिलाकर स्थिति देखें तो ट्रेंड कायम है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ब्रेकआउट है, ग्लोबल मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पर है। और अगर दुनिया भर के बाजार बढ़ रहे हों और भारत का बाजार न बढ़े, ऐसा तो होता नहीं है आमतौर पर। तो कुल मिलाकर विदेश से भी जो वैश्विक संकेत हैं वो भी सकारात्मक नजर आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम बाजार की तेजी पर शंका करें। हाँ, हमारे मन की एक आवाज है जो कहती है कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन यही आवाज पिछले कई महीनों से सुनने को मिल रही है, तो इसको थोड़ा ट्यून आउट करें। जो भी होगा चार्ट पर होगा। अगर मान लीजिए करेक्शन आता है, करेक्शन बिना खटके आता है, कभी बता करके टेलीग्राम भेजकर नहीं आता है, करेक्शन आया तो क्या होगा, लेवल्स टूटेंगे, चार्ट पर डाइवर्जेंसेस दिखेंगी, वॉल्यूम दिखेगा। और अगर आप चार्ट देखना जानते हैं तो आप यूं समय पर पहचान लेंगे। पहले पूर्वाभास नहीं होता है, लेकिन जब वो घटना घट रही होती है, आपके आंखों के सामने लेवल टूट रहे होते हैं, तब आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं। लगातार मैं आपको ये कहता आया हूं, आज फिर दोहरा देता हूं एक बार, कि एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, रादर देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जहां पर कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा भविष्य में होगा, बजाय इसके आपको रिएक्टिव एनालिस्ट बनना चाहिए। यानी कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसका प्रमाण है, जिसका साक्ष्य है, जिसका सबूत दिख रहा है, उसके आधार पर एविडेंस बेस्ड एनालिसिस और ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अपने रुख में, अपने विचार में, अपनी सोच में कुछ फर्क लाइए। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी कि ये होगा, फिर आगे ऐसा होगा, 2 साल बाद निफ्टी यहां होगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर ये लेवल्स आएंगे, इस प्रकार से यदि हम एनालिसिस करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है, जो कि नहीं होता है। तो इसीलिए एनालिसिस कभी भी सफल नहीं होता। तो प्रिडिक्शन करना बंद कीजिए, रिएक्शन कीजिए, और रिएक्शन सही समय पर और बिल्कुल डिसाइसिवली कीजिए। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो कि आज की अदालत से आपने लिया है। और अदालत में आप आते हैं तो दुनिया भर के बाजारों का, भारतीय बाजारों का, सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स का एक ही जगह कुछ ही मिनटों में पूरा एनालिसिस हो जाता है, और आप पूरे सप्ताह के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए अदालत मिस नहीं करनी है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स के बाद सीधे रुक करते हैं और बात करते हैं कि डॉलर में क्या हो रहा है। तो ये हमारा डॉलर का चार्ट, डॉलर में सुधार हुआ, यानी कि रुपए में सुधार हुआ, डॉलर में मामूली से कमजोरी आई। ये डॉलर है। अभी भी देखिए चिंता समाप्त नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों में डॉलर में कमजोरी आई, रुपया मजबूत हुआ। ये आपके सामने वीकली चार्ट है। इस सप्ताह का टोटल क्लोज देखेंगे तो कुल मिलाकर वही बंद हुआ है जहां पिछले सप्ताह था। तो डॉलर में लेकिन अभी भी अपवर्ड प्रेशर बना हुआ है, रुपया कमजोर है। रुपए की कमजोरी बाजार के लिए कभी शुभ संकेत नहीं होता है, ये हम जानते हैं। तो ये एक आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वरी है, यानी कि ये चिंता का सबब है। तो इसको जरूर से इस चार्ट को देखते रहिएगा। कभी भी डॉलर के चार्ट को देखना मत चूक जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं डॉलर का चार्ट नहीं देखते हैं। इसको अपने डेली चार्टिंग रूटीन का हिस्सा बनाइए। बाजार खुलने से पहले एक नजर इस चार्ट पर जरूर डालिए, क्योंकि ये जो चार्ट है, मान करके चलिए किसी चार्ट में वो चाबी छिपी है बाजार के आने वाले समय के मूव्स की। ये अगर बड़ी रैली ले लेता है डॉलर, तो इसका आप देखिए दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेगा, बहुत ही नकारात्मक परिणाम बाजारों पर पड़ता है। तो इसीलिए इस चार्ट को देखिए। हाँ, अगर यहीं से संभल जाता है, गिरावट आ जाती है, कोई कमजोरी आती है डॉलर में, रुपया मजबूत हो जाता है, तो आप उसका सकारात्मक असर बाजार पर देखेंगे। तो देखिए कई सारी अटकलें चल रही, कई सारे संभावनाएं हैं, और बाजार संभावनाओं का खेल है। तो इसीलिए हमें हमेशा पूरी तरह चाक चौबंद रहना है और साथ में अपने लेवल्स का ख्याल रखना है। तो ये आपके सामने डॉलर का चार्ट है जहां तेजी कायम है। इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स तो लगभग काबू में है और इंडिया विक्स से कोई खास परेशानी नहीं है। ये इंडिया विक्स है, बिल्कुल ही सपाट रेखा है
और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, कंट्रोल में है और इंडिया विक्स कंट्रोल में है। इसका मतलब कोई वॉलेटिलिटी का उफान नहीं है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हमने यूएस मार्केट्स देखे, इंडियन मार्केट्स देखे, डॉलर देख लिया और विक्स देख लिया। अब आइए एक दफे गोल्ड देखते हैं कि भाई गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड में भी तेजी जारी है, ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है। सुधार हुआ है नीचे के स्तरों से, गोल्ड ने कमबैक किया। जब ड्यूटी की जो गोल्ड पर लगाई गई बजट में, उसके बाद हमने देखा कि बड़ी तेजी से गिरावट आई और उसके बाद उछाल आ रहा है। अब ड्यूटी घटाई गई और उसके बाद जो उछाल आया, गिरावट आई और अब उछाल आता हुआ गोल्ड में नजर आ रहा है। तो ये गोल्ड की स्थिति है, कोई खास परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, जो की त्यों स्थिति है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें परिस्थितियों को, तो परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, बाजार मजबूत हुआ है, लोगों के लॉन्ग पोजीशंस काफी कम हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे दाम बढ़े लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। काफी शॉर्ट सिस्टम में है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि बहुत से लोगों ने बाजार की इस तेजी से कहें कि प्रभावित होकर के, ये लगा उन्हें कि तेजी ये निराधार है, ऐसा लोगों का विचार हो जाता है और वो बहुत इसको लेकर के कहें कि बहुत फेनेटिक हो जाते हैं और काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस बनाई। तो ये जो शॉर्ट्स हैं, ये आप देखिए कि इस तेजी के को ईंधन का काम करेंगी। तो जब तेजी आएगी और ये शॉर्ट्स मजबूर हो जाएंगे एग्जिट करने पर, तब और इसकी वजह से आप देखेंगे एक तेजी की परिस्थिति बन सकती है। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड में हम निरंतर तेजी देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं, तो कोई खास वजह नहीं है कि हम बाजार पर चिंता करें। चलिए, तो ये पूरे बाजार की स्थिति है। और अब आइए कुछ एक सवाल लेते हैं जो हमारे सामने आज सवाल आए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे हैं लोग। हाँ, एक सवाल जो राणा साहब का था उसको मैं लूंगा सबसे पहले। अच्छा, एक गणेश वर्मा जी का प्रश्न ले लेता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा दूसरे प्रश्न की, और वो प्रश्न रहेगा राणा साहब का। लेकिन पहला सवाल जो गणेश वर्मा जी का है उसको ले लेते हैं। सवाल इनका ये, नमस्ते गुरुजी, क्या ऑप्शन बायर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी को देखा है जो ऑप्शन बायर होकर के भी प्रॉफिटेबल रहा हो? निश्चित रूप से गणेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक नहीं अनेक हैं, जो ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिटेबल होते हैं। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो इनहेरेंटली ज्यादा डिफिकल्ट और रिस्की आइडिया होता है, क्योंकि उसमें समय आपके विपरीत काम करता है। ऑप्शन बाइंग में थीटा इरोजन होता रहता है, समय बीतता रहता है। एक चीज तो निश्चित है कि समय तो अपनी चाल चलता ही रहेगा। तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बड़ी तेजी से ऑप्शन के प्रीमियम्स घट जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना निश्चित रूप से मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता हो। ये जो बाजार का खेल है, इसका एक तंत्र अगर आप समझेंगे, इसकी एक अपनी संरचना है, इसका सिस्टम है, एक इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। और बाजार का स्ट्रक्चर ये है कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन एंड देयर आर टू साइड्स टू अ ट्रेड। कोई खरीदार है तो कोई बिकवाल है, और इनके बीच में एक सामंजस्य हमेशा रहता है। तो कभी भी एक जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी नहीं होता है। तो अगर सारे ऑप्शन सेलर्स कमाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी कि ऑप्शन सेलर्स वाइप आउट हो जाएंगे और कुछ पैसा ऑप्शन बायर्स कमाने लगेंगे। तो एक संतुलन हमेशा बाजार बना के रखता है। ये नेचुरल, प्राकृतिक संतुलन है बाजार का। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऑप्शन बायर नहीं कमा सकते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, लेकिन आपको ज्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। ये ट्रेड जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत स्पीड ओरिएंटेड हो गया है। तो अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल मानते हैं और इसके रिस्क को समझ सकते हैं, इसको आप ठीक ढंग से मैनेज कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले स्ट्रगल ज्यादा रहता है। तो ये गणेश वर्मा जी का प्रश्न था। राणा साहब के बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आ जाते हैं, और उनका सवाल ये था कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे डाली जाती है। हालांकि पहले हम अदालत में इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन आइए फिर एक दफे सभी उन लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं, पहली दफे अदालत में आए हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल अभी तक नहीं डालते हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा कि कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल डाली जाती है। तो देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे डालते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक चार्ट चुनते हैं। चलिए, कोई भी एक चार्ट रेंडमली चुनते हैं। आइए, हम जो चार्ट देख रहे हैं, अच्छा, अभी किसी ने एक सवाल किया है कि शोभा के चार्ट पर एलओसी कैसे डाली जाए। तो क्योंकि सवाल भी आ गया है और हमें यही चर्चा करनी है एलओसी की, तो इसी चार्ट को चुन लेते हैं। ये आपके सामने शोभा का वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले तो देखिए, एलओसी क्या होती है। पुरानी एलओसी मैंने यहाँ डाली हुई है, ये 940 रुपए के आसपास थी। देखिए, एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा लेवल जिसको पार करने में बहुत मुशक्कत हो रही थी। मिसाल के तौर पर ये वो लेवल्स थे 725 के। जब 725 का स्तर पार हुआ, उसके बाद ये लेवल बहुत अहमियत हो गई स्तर की, क्योंकि ये जो लेवल है, ये वो लेवल था जहां संघर्ष हुआ, जहां बायर्स ने सेलर्स को पछाड़ा, बड़ी पोजीशंस बाय की, तब जाकर के इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो है असली लेवल है। जो लेवल ऐसा है जिसके ब्रेक होने से चार्ट का वर्तमान स्वरूप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
यानी अगर मान लीजिए ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव, अप ट्रेंड चल रहा है, हायर बॉटम बन रहे हैं, तो वो स्तर जिसके टूटने से ट्रेंड में एक साफ बदलाव नजर आएगा और ट्रेंड बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, उस लेवल को एलओसी कहते हैं। वो स्तर है एलओसी। एलओसी बदलता रहता है, जैसे चार्ट बदलेगा वैसे एलओसी बदलेगी। तो जब हम यहां थे मान लीजिए नवंबर 2023 में, तो हमारे लिए ये एलओसी रहा होगा। जब प्राइस बढ़ गया और काफी इसमें ब्रेकआउट्स हो गए, मेजर लेवल्स पार हो गए, तो एलओसी को संशोधित कर देंगे और फिर इस ब्रेकआउट लेवल पर एलओसी ले आना चाहिए था, जो मैंने पहले मार्क की हुई थी। फिर जब तेजी और बढ़ी तो ये स्तर एलओसी का हो गया। और आज के दिन अगर आप एलओसी ढूंढ रहे हैं इस चार्ट पर, तो कहां रखनी होगी आइए समझते हैं। तो अब एलओसी आपको इन स्तरों पर रखना चाहिए। ये लेवल्स जो है चार्ट पर, ये 1580-85 के स्तर है। तो ये 1585 का जो लेवल है, दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन शोभा डेवलपर्स, ये स्तर है। इस लेवल के नीचे जाएगा तो ये एलओसी भंग हो गई है, ऐसा मान करके आपको चलना है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 1585। एलओसी वो लेवल होता है जो पूरे चार्ट को बदल देता है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक स्तर चार्ट पर अंकित कर देना चाहिए। वो लेवल अगर भंग हो जाए तो मान करके चलिए कि चार्ट पर जो हमने सोचा था, जो हमारी थीसिस थी, निवेश करते समय, ट्रेड करते समय हम एक थीसिस बनाते हैं, व्यू पॉइंट बनाते हैं कि हम इस आधार पर निवेश कर रहे हैं। अगर हमारा व्यू पॉइंट गलत पड़ जाता है, हमारी थीसिस गलत साबित हो जाती है, तो हम तुरंत बिना इसमें अपनी कोई अहम को लाए, ईगो लाए, हम तुरंत अपनी गलती सहज स्वीकार करते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं। तो उसी के लिए एक रेखा पहले से अंकित रखिए चार्ट पर, जिसके टूट जाने पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फिर कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, कोई सलाह मशवरा नहीं करेंगे। अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, प्रमोटर अच्छे हैं, समय चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वजह कोई भी हो गिरावट की, अगर वो लेवल पार हो जाता है तो उसको सम्मान देना है, आपको एक बार के लिए निकल जाना है। तो एलओसी वो लेवल है जो आपको वो स्पष्ट क्लियर एग्जिट सिग्नल्स देता है। और इसीलिए हर चार्ट पर, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर निवेश करते हो, एलओसी अवश्य अंकित कीजिए चार्ट पर। ये जीवन रेखा है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। तो ये शोभा की जीवन रेखा यानी कि एलओसी हमने मार्क की। और सवाल और भी बहुत सारे आ रहे हैं। अभी कर लो दुनिया मुट्ठी में, इनका एक सवाल है, अरे वाह बहुत बढ़िया, शुभ संकेत भेज रहे हैं, शुभ संदेश भेज रहे हैं। हमारे सी कुमार साहब एनएसएस 7 के सेनानी थे और इनका ये कहना है कि अभी 28 अगस्त को लिटिल सी कुमार का जन्म हुआ है, यानी कि वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको, सुनकर के बड़ा हर्ष हो रहा है। और अब इनका सवाल ये है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर कीजिए। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले तो हम सबकी ओर से अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आपको इस बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए। अब दूसरा आपका जो प्रश्न है कि उनके लिए किस प्रकार से निवेश करें, तो देखिए एक शेयर की अनेक शेयर खरीदिए और आज ही से उसकी नींव डालिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो बच्चे के लिए बनाइए और ऐसे शेयर चुनिए जो आप सालों साल रखें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चार्ट देखना अभी तक अदालत में आपको भली भांति आ चुका है, आप लोग अदालत में आते हैं, चार्ट वीक में आते हैं, और चार्ट को देखना, पहचानना, लेवल्स आइडेंटिफाई करना, ये अब आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो चार्ट स्वयं से चुनिए, अच्छे स्टॉक्स चुनिए और वो स्टॉक्स चुनिए जिनमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, जो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। और जब आप इस प्रकार का निवेश करते हैं, जिसको हम मल्टी जनरेशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी निवेश कर रही है दूसरी पीढ़ी को ध्यान में रखकर, तो इसे मल्टी जनरेशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अगर आप कई पीढ़ियों का निवेश ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए फिर डेली या 15 मिनट के चार्ट न देखने लग जाइएगा, आपको मंथली चार्ट्स देखने हैं, लंबे समय का निवेश करना है। बहुत आसानी से ये निवेश होते हैं और ये निवेश देखिए आज से 2 साल बाद, 3-5 साल बाद जब आप इस पर पुनः विचार करेंगे, तब आप याद करेंगे कि अदालत में मैंने सवाल किया था, उस समय फला शेयर देखिए यहाँ लिया था, आज देखिए कहाँ हो गया। जैसा कई शेयर्स के बारे में आज हम लोग करते हैं कि 2 साल पहले देखिए, या कोविड के समय देखिए शेयर का भाव क्या होता था, आज कहाँ है शेयर, 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया। तो आज से 2-5 साल बाद जब आप पुनः विचार करेंगे अगस्त के महीने में कि भाई अब ये हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, आप देखो इसका पोर्टफोलियो कहाँ पहुंच गया, तो ये होना चाहिए कि हाँ अब इसमें जितनी तेजी से बच्चे की ग्रोथ हो रही है उससे भी ज्यादा तेजी से हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। तो पोर्टफोलियो बनाइए, पूरी शिद्दत से बनाइए, अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छे स्टॉक्स खोजिए, एक स्टॉक पे दाव न लगाइए, अच्छा वेल बैलेंस्ड ऑल राउंडेड पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स चुनिए, एकदम ढीले ढाले सुस्त और सेफ स्टॉक्स मत चुनिएगा। ऐसे स्टॉक्स चुनिए जो कि अच्छी ग्रोथ दे पाए और अच्छी आपकी एक वेल्थ, एक कहें कि सीड कैपिटल बन जाए और ये सीड कैपिटल बच्चे के काम आए। ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा विचार है। और जो लोग बाकी भी सुन रहे हैं, मान लीजिए अगर अभी तक आपने ऐसा काम नहीं किया है तो अपने बच्चों के लिए, अगर मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी बिल्कुल बनाइए, एक फंड क्रिएट कीजिए, उसमें धीरे धीरे करके पैसा डालिए और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर जीवन में पड़ता है। बहुत सारी इच्छाएं जीवन की ये पोर्टफोलियो पूरा कर देता है। तो जरूर इसको स्थापना कीजिए। छोटे, अच्छा कई लोग कहते हैं सर हमारे पास तो बहुत ज्यादा सेविंग्स है ही नहीं, इतनी बचत है ही नहीं, कहाँ से पोर्टफोलियो बनाए।
जहां से बना सके वहां से बनाएं। कुछ एनपीए होंगे आपके पास, जिसको मैं कहता हूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जैसे बैंकों में एनपीए होते हैं, हम सबके जीवन में भी एनपीए। कुछ शेयर लिए थे नहीं चले, कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया था नहीं चला, कहीं पर कोई आपने सॉफ्ट लॉन्च में फ्लैट ले लिया था, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई ऐसी पॉलिसी ले ली थी नहीं चलती है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि पैसा अटका है, वहां से पैसा खाली कराइए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो एक बहुत अग्रेसिव अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, चाहे छोटा बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाइए इस तरह जो कि आपको ग्रोथ दे। और ये काम जरूर कीजिए। जो लोग सुन रहे हैं उन सबको ये सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ओम प्रकाश तिवारी जी का एक प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी पर फिबोनाची लगाइए। जरूर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कई और प्रश्न आ रहे हैं, मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके प्रश्न ले रहा हूँ, वो प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, सबसे पहले बात करेंगे कुछ चार्ट्स की और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, गौरव बुनियाद साहब का सवाल है। इनका सवाल ये कि हाउ मेनी बेसिस डज अ स्टॉक फॉर्म इन अ बुल रन, कि बुल रन में स्टॉक कितनी बार बेस बनाता है। देखिए, इसका कोई नियम नहीं है कि बेस बिल्डिंग कैसे होती है, हर स्टॉक यूनिक होता है, उसकी ट्रेजेक्टरी यानी कि उसकी जर्नी हमेशा अलग होती है। तो इसका कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ, बेस बिल्डिंग स्टॉक समय लेता है। अगर स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक है जो कि बहुत ज्यादा बट गया है लोगों में, तो उसकी बेस बिल्डिंग यानी कि उसमें जो समय लगता है उसके कंसोलिडेशन में, वो भी उसी अनुपात में होता है। और अगर मान लीजिए स्टॉक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कंसेंट्रेटेड पोजीशंस बनी हुई है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत बड़ी है, तो वहां पर बेस बहुत लंबा नहीं बनता है। तो जो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा बेस क्यों बन रहा है, ये स्टॉक इतना समय क्यों लगा रहा है चलने में, उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो सेलिंग आती है, और वो सेलिंग उन लोगों की है जो पहले से उस स्टॉक में अटके हुए हैं। तो अगर स्टॉक बहुत समय से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जनता में बटा हुआ है, तो उस स्टॉक की यात्रा हमेशा मुश्किल होती है। तो आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जैसे आइडिया सेलुलर है, ये स्वेंक है, सुजलॉन है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत समय तक स्ट्रगल किया। और उसकी वजह क्या है कि उन स्टॉक्स में इसी प्रकार का कंसोलिडेशन चलता रहा। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि जितने ज्यादा लोग उस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं, उतना समय वो स्टॉक लेता है चलने में। चलिए, तो ये बात हो गई बाजार की और लाइन ऑफ कंट्रोल की और साथ में बेसिस की। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे सवाल अदालत के सामने लंबित हैं, कई मामलों को निपटाना है, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं हमारे रोहित अग्रवाल जी से। एक उससे पहले एक सवाल है मयंक पवारी साहब का, ये लेके मैं सीधे रोहित जी के पास जाऊंगा। सवाल उनका यह है कि कोई भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, उसके बाद वो कंपनी में बने रहने चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है शेयर में कुछ मंथ तक। भाई देखिए, ऐसा नहीं है मयंक जी, बोनस एक प्रकार का डिविडेंड है, एक प्रकार का रिवॉर्ड है शेयर धारक के लिए। तो वो सबको समान रूप से मिलता है, तो जितने शेयर धारक है सबको बोनस एंटाइटलमेंट होता है, सबको मिलता है। तो ये जो आपके पास शेयर आ जाते हैं, ये प्राइस में एडजस्ट हो जाते हैं और इसका कोई खास असर कीमतों पर नहीं पड़ता है। तो ना तो बोनस की वजह से कोई शेयर कभी रुकता है, ना ही वो अगर स्टॉक में स्प्लिट आ जाए तो उसकी वजह से कभी स्टॉक रुकता है। तो उस तरह से मत सोचिए और इस प्रकार की युक्तियां मत खोजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अच्छा बोनस आने वाला है, खरीद लेते हैं, बोनस की खबर आएगी तो निकल जाएंगे, स्प्लिट की खबर आएगी तो ले लेंगे। भाई देखिए, इस प्रकार से ट्रेड मत कीजिए। बाजार में ट्रेड करना है तो उसको आपको सॉलिड बेसिस पर ट्रेड करना पड़ेगा, उसका एक ठोस वजह खोजनी पड़ेगी। ये इस प्रकार के फॉर्मूले कभी कभार आपने जरूर देखा होगा, इसको हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। एक आधे केस पे ऐसा कभी रहा होगा कि बोनस आया, तो बोनस आने के बाद शेयर रुक गया, तो हमने 2-3 बार ऐसा होता देखा, तो हमने धारणा बना ली कि बोनस आने के बाद शेयर रुक जाता है। 2-3 एग्जांपल्स में हुआ होगा, लेकिन क्या हमेशा होता है? जरूरी नहीं है। तो इस तरह से मत सोचिए, ये मेरी आपको सलाह है। तो मयंक पवारी जी के बाद आइए सीधे चलते हैं, रुक करते हैं हमारे रोहित अग्रवाल जी के पास चलते हैं। और रोहित जी कार्यक्रम की आज की शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं। रोहित जी, आवाज आ रही है आपको? वेरी मच रोहित जी, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, आ जाने के लिए अदालत में। बहुत बहुत स्वागत आपका। कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? सर मैं बॉम्बे से हूँ। अरे वाह, बॉम्बे से, बहुत बढ़िया। बॉम्बे, मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुंबई तो महानगरी है, शेयर बाजार की राजधानी है। तो बाजार में आपका आना कैसे हुआ, ये बताइए रोहित जी। सर बहुत इंटरेस्टिंग और लंबा स्टोरी है, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। कि बीइंग अ सीए हर आदमी को कुछ रहता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना है, और हम तो जब कॉलेज में थे तो हर्षद मेहता और ऑल दैट वी हैव सीन। सो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लाइफ की स्टार्ट में किया था, तो थोड़ा एक्यूमुलेट होकर 1.25 लाख रुपया हो गया। तो उस टाइम पे तो ज़्यादा मार्केट बहुत वाइब्रेंट नहीं था, तो ज़्यादा मालूमात नहीं थी हमको। तो हमने एक कुछ
टिप्स के बेसिस पे एक आध दो शेयर्स लिए, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो श्याम टेलीकॉम, सोका और कम्युनिकेशन और डेबू में डाल दी, और वो इस तरह से जो भी जमा पूंजी थी वो कुछ ही टाइम में वो जीरो हो गई, बिल्कुल लिटरली जीरो हो गई। सो वहाँ से जो .com बूम के टाइप की बात है वो, तो उसके बाद फिर अपने सोच लिया कि भैया शेयर मार्केट में या तो बिल्कुल काम नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट बेसिस पे काम करना है। तो जो भी अपनी पूंजी इकट्ठा हुई उसको निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में डालते गए, और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा हमने एक कॉर्पस बना लिया। बट टाइम पास द कॉर्पस ऑल्सो ग्रू टू दैट लेवल। बट हो क्या रहा था, वो जो शेयर्स हैं कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ रुक जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पिछले 3 साल से 2 बैंकों के, बहुत बड़े बैंकों के शेयर चल ही नहीं रहे, वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स थे। तो जब कोविड आया तो थोड़ा सा टाइम मिला। आई वाज वर्किंग विद अ वेरी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो वो कहीं ना कहीं वो इतना प्रेशर के कारण एक दिमाग में था छोड़ना है छोड़ना है। तो कोविड के टाइम पे मैंने सोचा यार व्हाई कांट वी डू दिस, तो उसको लर्न करना चालू किया। तो एडॉक जो भी वीडियोस वगैरह उस टाइम पे यूट्यूब पे देखते थे तो देखते रहते थे। तो मेरा कजिन है, उसका साला है, उसने मुझे बोला तुम कुणाल सरोगी सर को चेक करो। मैंने फॉलो करना चालू किया। सर दैट वाज द डे माय लाइफ गॉट चेंज कंप्लीटली। सो आई एम नॉट योर स्टूडेंट सर, आई एम योर फैन। सो तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। सो आई एम योर फैन। तो बेसिकली क्या हुआ, वो जो सीखना चालू किया उस टाइम पे, आपके वीडियोस देख के, आपके शॉर्ट्स देख के, इंस्टाग्राम देख के, बहुत छोटी छोटी सी चीजें समझ में आई। और ये बीइंग अ सीए अगेन, मेरे को ये लगता था जो कुछ है वो फंडामेंटल ही है, फंडामेंटल के बाद तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने एक लाइन किसी स्टेज में बोली फंडामेंटल, तो आप कुछ ही पॉइंट समझ सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं समझ सकते। देन आई रियलाइज कि यस, जो हमको, आपने मेरे आज का पंच लाइन ले लिया, रेखाओं का खेल। तो वो जो रेखाओं का खेल है ट्रेडिंग का, वो सीखना मैंने सोचा जरूरी है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट। उसके बाद जो मेरा लाइफ चेंज हुआ है, आई से माय कॉर्पस ग्रोन एक्सपोनेंशियली, और आई गॉट रीजनेबल गेन्स थैंक्स टू यू एंड योर ट्रेनिंग। और तो वहाँ से मैंने एक एक चीज ब्लॉक बाय ब्लॉक, पहला कदम, फिर वो नौकरी से आज़ादी, और फिर आपका टीकेपी, मैंने सब वो ज्वाइन किया। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर हूँ सर। तो मैं एक बार में आपका वीडियो नहीं देखता हूँ, और मैं लैग में देखता हूँ। मैं आपका ये वाला भी अदालत मैं आज नहीं देखूंगा, मैं कभी लैग में अपनी शांति से, बिकॉज मेरा रूटीन बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल है। हम लोग फाइनेंस कंपनी वाले लोग हैं तो हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं देखता जरूर देखता हूँ अपने हिसाब से। और मैं आपकी जो भी वीडियोस, आपके स्पेशली जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो टीकेपी या जो नौकरी से आज़ादी वाले, मैंने कम से कम वो 3 बार देखा है। रीजन भी, पहली बार मैं उसको खाली आई जस्ट लिसन टू इट कि क्या बोल रहे हैं सर। और ऑब्वियसली जब लिसन करते हो तो थोड़ा सा वो चार्ट में आप कैसे प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज में मैं वो उसको नोट्स बनाता हूँ। सो वीडियो स्टॉप करके सो दैट पहली बार में अनइंटरप्टेड सुन लेता हूँ, दूसरी बार वीडियो, और तीसरी बार में उसको रिफाइन करता हूँ। सो आपके सारे नोट्स आर देयर विद मी, आइदर ऑन माय लैपटॉप और ऑन पेपर। और मैं थोड़ा ट्रेडिशनल आदमी, थोड़ा पेपर पे लिख के ज्यादा सीखना चाहता हूँ। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड आपने जो आपने सिखाया उसी से आज यहाँ तक मैं आया हूँ। और अभी मैंने अपना प्राइवेट बैंक जो वो भी छोड़ दिया, लेकिन बीच में एक और अपॉर्चुनिटी आया। तो क्योंकि मैंने ये सोचा, मैं आई डोंट डू डेली ट्रेडिंग, मेरे को ना तो टाइम मिलता है, ना मेरा माइंडसेट उस तरह का है। तो हम तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जब मैं करने लगा, मेरे को लगा कि हाँ, ये प्रोबेबली इन अ वीक इफ आई स्पेंड कपल ऑफ आवर्स, आई थिंक मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाऊंगा। मैनेजिंग 25-30 शेयर्स इन अ पोर्टफोलियो वंस अ वीक इज वेरी इजी, वो आप कर सकते हैं। तो उस तरह से फिर मैंने अपना पूरा आउटलुक चेंज किया, और देन आई बिकेम अ मोमेंटम इन्वेस्टर। तो आई डू दिस। अरे वाह, बहुत बहुत ही शानदार स्टोरी है रोहित जी आपकी। और जो चीजें आपकी बातचीत से मैंने निकाली हैं, सबसे पहले तो एक ये है कि आपने बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपने एक ये पूर्वाग्रह बताया, कई सीएस के मन में रहता है, कई सीए मुझे मिलते रहते हैं, तो सबको लगता है भाई हम तो नंबर्स देखते हैं और नंबर्स में सब कुछ दिखता है। तो चार्ट्स का देखिए, चार्ट्स अगर आप साथ में जोड़ लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है केवल चार्ट्स पर काम करें या केवल फंडामेंटल पर, आप दोनों को जोड़ करके भी बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि कोई भी मन में मेंटल ब्लॉक नहीं रखना चाहिए कि हम ये चीज नहीं सीखेंगे या इसको नहीं देखेंगे, हम तो सब जानते हैं। तो जब आप सीखने का विचार रखते हैं, कुछ नई चीज अपने मॉडल में इंटीग्रेट करते हैं, तभी वो एज बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो आपने कही कि किस तरह से वीडियो देखने चाहिए, तो 3 बार देखते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, और कितनी मेटिकुलसली चीजें समझते हैं, और इसी का परिणाम है रोहित जी कि आज आप इस मुकाम पर हैं। तो रोहित जी, एक बात बताइए, अब आपका तो इतना बिजी शेड्यूल है, आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना समय देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं इसमें, और कहाँ से टाइम लाते हैं? नहीं सर, वो नाउ दिस हैज बिकम स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। मेरे को थोड़ा कभी कुछ लगता है तो मैं स्ट्रेस बस्टर की तरह इसको यूज करता हूँ। तो वीक में मैं सैटरडे संडे तो मैं आई स्पेंड अराउंड कपल ऑफ आवर्स, मे बी लिटिल मोर,
बट मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा होता हूँ तो मैं शाम को एक बार अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ कि क्या मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है। मैंने वॉच लिस्ट लगाए हुए हैं, मैंने कुछ ट्रिगर्स भी लगाए हुए हैं। मुझको जहाँ लगता है कि कोई शेयर में मुझको लगता है कि हाँ इसमें अभी ब्रेकआउट वगैरह आने की उम्मीद है, तो मैं वो लगा के देखता हूँ। और फिर मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, कोई भी जैसे वो रामदेव अग्रवाल साहब बोलते हैं ना कि उनके पास शेयर्स कहाँ से आते हैं। शेयर्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, 6,000 से ज़्यादा कंपनीज है, कहाँ से शेयर्स आई हैं। तो एक तो आपके एनालिसिस से आ रहे हैं, प्लस वो कोई डेली मूवमेंट से आ रहा है, प्लस कई काफी सारे लोग बॉम्बे में तो कोई लोग टिप देते हैं, तो वो उसको टिप की तरह से नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उस शेयर को वॉच लिस्ट में डाल दो अपना। फिर वो वॉच लिस्ट में वो शेयर का आपका मूवमेंट मालूम पड़ेगा, हाँ ये शेयर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है क्या। और फिर उस पर रेखाएं डाल दो, अपना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल दो, अपना सीएमओ डाल दो, अपना ओबीपी पीवीटी डाल दो, और अपना कॉम्परेटिव आरएसआई डाल दो। उसके अलावा थोड़ा और एनालिसिस कर लिया तो आपका गप्पी और बीबीडब्ल्यू अपना बुल्स एंड बियर, वो से 3-4-5 बेस्ट आपके मेथड्स हैं, वो डाल दो। इसको कुछ भी कर लेता हूँ, अभी थोड़ा आदत पड़ गया, तो हफ्ते में 2-2.5 घंटा मैं सैटरडे संडे देता ही देता हूँ। 10-15 मिनट मैक्सिमम इन अ डे ड्यूरिंग द डे आफ्टर द ऑफिस आवर्स कभी भी मैं देता हूँ। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ माय पोर्टफोलियो सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट बताया सर ने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना सिस्टम बताया कि कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना है। देखिए दिन में बहुत कम समय देते हैं और जान करके डिस्टेंस रखते हैं मार्केट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन ही उसी तरह का है। तो वीकली चार्ट्स देखते हैं आप रोहित जी आमतौर पर? सर बिल्कुल वीकली और मंथली चार्ट ही देखता हूँ मैं। तो उसमें पता है सर मैंने क्या किया है, मैंने अपना पोर्टफोलियो को आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो टूल है ना, बेस्ट टूल था वो, आपने फर्स्ट सेशन में हमको सिखाया था। तो वो इतना बढ़िया आपने हर चीज में आरपीटी बता दिया है। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पहला पार्ट जो है मेरा वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर। तो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माने जो मेरे निफ्टी के शेयर्स हैं, और मैं वो मोमेंटम के हिसाब से देखता हूँ, और उन्हीं में मैंने एक थोड़ा बड़ा टिकट साइज उसमें रखा हुआ है, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक है, कोई मरेगा तो नहीं ऐसा, सत्यम टाइप ऑफ थिंग है, वो बहुत रेयरली होता है। तो इसके लिए भी, लेकिन बहुत सारे अभी तो आपने इतने सिखा दिया है कि अभी आपने एलओसी बताया। तो एक पहले वो बड़ा वाला जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसको मैंने बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे निफ्टी के स्टॉक्स रखे हुए हैं। सेकंड लॉट जो मेरा है वो थोड़ा छोटे टिकट साइज का है, लेकिन आपने मुझे सबसे बढ़िया जो बात बताया ना कि एक यूनिट फिक्स कर लो। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप 1-1 लाख का कर लो, या 50-50 हजार का कर लो, और उससे जो फर्क पड़ता है ना सर, वो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। बीच में कभी कभी क्या होता है ना, मन बहुत उच्छृंखल हो जाता है कि हाँ बहुत कभी, जैसे बीच में अभी एग्जिट पोल्स आए और उसके नेक्स्ट डे का आया, तो सर उन टाइम पे एज यू सजेस्टेड, मैं बिल्कुल उस दिन तो मार्केट में खाली देखता हूँ, सबको देखता रहता हूँ, वो मर गया, वो जी गया, लेकिन मैं उसमें उस तरह के खतरनाक पानी में मैं तैरता ही नहीं हूँ, जाने के नियम को। तो जब सेटल हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं, बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो में एक वो बड़ा वाला लॉट है जो अलग अलग निफ्टी के शेयर्स का है, और दूसरा जो मिड कैप स्मॉल कैप हमको जो रूटीन में मालूम पड़ते हैं, जो वॉच लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, चार्ट के हिसाब से, उनको मैं दूसरे सेक्शन में रखता हूँ। आई डोंट डू डेली ट्रेड एट ऑल। वेरी गुड रोहित जी, और बहुत जबरदस्त बातें आपने कही, और जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी काम की रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज है। और वीकली मंथली चार्ट देख करके रोहित जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको इंट्राडे करना है, जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शंस करने हैं। आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ा अच्छा रिटर्न बाजार दे रहा है, बाजार तेजी में है, हायर बॉटम बना रहा है, अप ट्रेंड में है, और ऐसे समय में इन्वेस्टर्स और जो चार्ट्स देख करके ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। तो रोहित जी अब आगे की राह क्या है? देखिए आपने तो वक्त दे दिया बाजार को, बहुत चीजें देख लिया आपने, अब क्या आगे सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? सर ऑप्शंस सीखना है, बिल्कुल नहीं आता। कई बार मुझे आपको आता नहीं है? सॉरी, तभी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। सर मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखने का बहुत चाह रहती है, एंड आई एम श्योर दिस मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि जब मैं 30-24 साल बैंक में काम किया तो उस टाइम पे टाइम नहीं मिला, तो जैसे ही मेरे को कोविड के टाइम पे टाइम मिला, देन आई पिक्ड अप दिस स्किल, एंड नाउ आई एम श्योर ऑप्शन करना है। क्योंकि देखो सर, अभी इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट में हमारा बहुत अच्छा प्लेस है। तो होता क्या है, जब आपने जैसे बताया कि चढ़ते मार्केट में तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट कम जाएगा, सपोज आई डोंट नो, अभी करंट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टाइम, और मे बी उसके आगे के कभी समय में, तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में कभी ना कभी तो एक लल पीरियड आएगा जहाँ पे वो टेपर्ड हो जाएगा, या इट विल गो डाउन। तो वो चीज भी हमको सीखने की जरूरत है कि हम गिरते हुए मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि वहां पे खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो सीखना है, तो प्रोबेबली ऑप्शंस आर द ओनली थिंग जो जरूरी है। तो बेसिकली टिकट साइज और टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने को रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड लेने हैं, ज्यादा अपने मन को प्रॉफिट के ऊपर नहीं डालना है। और आपका मेरा कुछ तो टेलीपैथी है आपको, जैसे आपने वो रेखा वाला बताया, मेरा पंचलाइन था आज का। दूसरा सर, मैं जो भी मैंने प्रॉफिट थोड़ा बहुत अर्न किया, तो मैंने आई स्टार्टेड गागा अराउंड टू फ्यू पीपल के, मैंने मार्केट में ये कर लिया।
आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो आता है, आप ना तो अपने लॉस को किसी को बताएं ना किसी को प्रॉफिट बताएं, आपने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था सर। इट इज नॉट वेरी ओल्ड बट लेट मी टेल यू, वो रॉबिन शर्मा का भी कोट आता है कि डोंट टेल योर वर्थ टू एनीबॉडी। सो वो उस दिन का दिन है, आज का दिन है। नाउ आई हैव स्टॉप्ड सेइंग कि मेरे को कहां लॉस हुआ कहां प्रॉफिट हुआ, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हो उस हिसाब से करो। बिल्कुल सही बात ऑप्शन है। ये होता क्या है, आप प्रॉफिट में हैं तो भी देखिए बताने से लगता है कि आप जो है बेवजह बता रहे हैं और दूसरे को अच्छा नहीं लगता सुनकर कई बार, और अगर आप नुकसान में बता रहे हैं तो भी देखिए उपहास के पात्र बनते हैं, कोई वजह नहीं। देखिए कोई भी सहानुभूति तो प्रकट करता नहीं, और करता भी है सामने से तो अंदर ही अंदर सोचता है यार ये कहाँ फंस गए शेयर बाजार के चक्रों में। तो इसीलिए देखिए दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ट केप्ट टू योरसेल्फ। तो बड़ी अच्छी बात आपने समझी इसको। तो रोहित जी बड़ा मजा आया। अच्छा एक बार बताइए रोहित जी, अब आपको इतना समय हो गया और आप इतनी अच्छी पोजीशन पे थे बैंक में और अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई एक ऐसा चीज है, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई एक ऐसा टूल या कोई एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आइडिया जो अगर आपको पहले पता होता तो बहुत अच्छा रहता? मतलब आप तो बाजार में इतने अरसे से, हर्षद मेहता के टाइम से, तो कोई एक ऐसी गलती या कोई एक चीज जो आपको तब नहीं पता थी, आज आप उसको यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो कोई ऐसा गेम चेंजर आइडिया है कुछ ऐसा? स्टॉप लॉस सर। स्टॉप लॉस मालूम ही नहीं था क्या होता है, तो अगर आप हमको स्टॉप लॉस मालूम होता है। और आपने कुछ दिन पहले एक और कॉन्सेप्ट बताया था, वो डोलचेन वाला। सो अभी कुछ दिन पहले एक स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया था, आई डोंट नेम, बट उसमें दैट गॉट हिट, यू नो, सो आई इमीडिएटली एग्जिटेड एंड आफ्टर फ्यू डेज इट अगेन केम बैक, वो गप्पीस पे फिर ऊपर आ गया तो मैं रीइन्वेस्ट किया। तो ठीक है, उसमें होता क्या है, अभी नीचे गिरना चालू हो जाता तो शायद मेरे को और बड़ा नुकसान हो जाता ज्यादा। So you know this, I think this is very important. Sir, आपकी क्लास से जो मुझको बेनिफिट होता है ना, it is not only कि what you tell about candles and chart. एक तो आप है ना वो लाइफ के कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज को बहुत टच करते हैं, and you tell them multiple times so that whenever you do something, you start doing something reckless, your you know voice comes to my ear, यार बस सर ने ऐसा बोला ये नहीं करना है, है ना। तो उस बहुत 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 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लाइफ चेंजर कॉन्सेप्ट्स हैं, और उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और अपनी पूंजी बचा के रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पूंजी नहीं होगी तो आप कैसे करोगे। एक और चीज आपकी बताता हूँ, आपने अभी आज ही उसको दोबारा टच अपॉन किया अपने सेशन में, पैसा कहाँ से आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सर बहुत सारी कई जगह पे पैसे सब पड़ा हुआ था। आई हैव एक्चुअली यू नो कट डाउन ऑन एवरीथिंग। आई सेड कि भाई दिस इज द बेस्ट थिंग। और पीपल आल्सो से व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मैं सोचता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड क्या करता है, दे डू द सेम थिंग व्हाट वी डू। द ओनली थिंग इज कि वो पैसा मैं किसी और को उसके हाथ में दे रहा हूँ। यहाँ अगर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलूँ, अपने शेयर्स आइडेंटिफाई करूं और अपनी जैसे बकेटिंग, वो लोग जैसे बकेटिंग करते हैं, वो उसको बकेटिंग को अगर मैं रिप्लिकेट करने का कोशिश करूं, तो वी हैव द सेम रिस्क प्रोबब्ली, एंड आल्सो माय रिटर्न्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स। तो व्हाई शुडंट आई डू इट माय-सेल्फ। और थोड़ा अपने आप को बिजी भी रखते हैं, थोड़ा नया चीज सीखते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बात की रोहित जी ने। तो खुद करें और अपने से करें, सीख कर करें, समय दें इसको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत फन, बहुत ही ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, कहाँ पर पैसा बन रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, आप बहुत अवेयर हो जाते हैं और ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रोहित जी बड़ा मजा आया आपसे बात करके, आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, और ईश्वर से हमारी सबकी कामना है किसी तरह आपकी जो ये सक्सेस है मार्केट में और आपको नए मुकाम पर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अदालत में आने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे रोहित अग्रवाल जी थे, देखिए बैंक में थे और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है उनकी, सोच कितनी साफ और क्लियर है, ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसकी वजह यह है कि बाजार में इनको इतना अरसा हो गया, हर्षद मेहता के समय से, यानी कि पिछले 35 सालों से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अनुभव जो है इसका बड़ा मूल्य होता है। तो बहुत अच्छी बात है और काफी कुछ नया हमने रोहित जी के अनुभव से सीखा। आगे बढ़ते हैं। अनेकों चार्ट्स लंबित है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि कब तो बहुत लगा रहे हो, काम कम कर रहे हो आज। तो भाई देखिए, अब इतनी इंटरेस्टिंग जब चर्चा होती है तो कई बार उसमें ज्यादा मजा आने लगता है, लेकिन चार्ट जरूर देखेंगे और इंटरेस्टिंग चार्ट्स पर चर्चा करेंगे। आइए फटाफट कुछ एक चार्ट्स देखते हैं और फिर लौट आएंगे आज के विषय पर। ओके, अच्छा एक सवाल आया अभी और ओके, ठीक है। एक हमारे बीबी साहब का सवाल है। सवाल उनका ये है कि कुणाल साहब, गार्डन रीच बॉट 1780 वॉल्यूम अपॉन फ्राइडे, ट्रेंड रिवर्सल, टीटागढ़ वैगन, इन दोनों के चार्ट्स को देखिए। ठीक है, तो आइए फटाफट इनका चार्ट देख लेते हैं। टीटागढ़ वैगन और गार्डन रीच यानी कि GRSE, इसके चार्ट को देखते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, भाई देखिए बहुत जबरदस्त तेजी थी, मैंने फिबोनाची डाले हुए हैं और देखिए फिबोनाची लेवल्स का कमाल कि बिल्कुल 50% फिबोनाची लेवल तक प्राइस आ चुका है। यहाँ पर एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न को डोजी क्रॉस कहा जाता है या फिर बुलिश हरामी डोजी क्रॉस कह सकते हैं। तो ये बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छा करेक्शन 50% का आ चुका है फ्रॉम द टॉप। तो एक मेजर फिबोनाची स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगला लेवल चार्ट पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2000 का लेवल है और ये लगभग 38.2% फिबोनाची स्तर है। तो ये लेवल चार्ट पर मार्क कर लेंगे तो इस चार्ट में कोई खास ऐसे एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल साफ है, अच्छा करेक्शन हुआ है।
और देखिए अगर जिस अनुपात में, जिस गति से, जिस रफ्तार के साथ शेयर ने नए कीर्तिमान बनाए, उसी रफ्तार उसी अनुपात में करेक्शन आया, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सा मूवमेंट है, तो कोई ऐसे खास परेशानी यहाँ नहीं दिखती है। तो ये गार्डन रीच का चार्ट है। और इसके अलावा एक सवाल और आया था, दूसरा टीटागढ़ वैगन, तो टीटागढ़ वैगन के चार्ट को भी आइए एक दफे देख लें। अच्छा, नाम बदल गया, अब हो गया ये टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये है आपके सामने चार्ट, और यहाँ पर भी एक लेवल मार्क करें, चाहे तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ तक इसको ले आइए। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि 50% फिबोनाची लेवल तक प्राइस आ चुका है, और वहीं पर सपोर्ट आया, वहीं से बाउंस आया। अगला रेजिस्टेंस 1480-85 के आसपास ये लेवल पार हुए तो फिर 38.2% का फिबोनाची स्तर भी टूट जाएगा। तो देखिए कई बार आप चार्ट देखिए और आप चार्ट्स की इस समझ को देखिए कि कितनी क्लियरली बिल्कुल लेवल्स तक प्राइस आता है। ये अपने आप में एक मैजिक है, बिल्कुल प्राइस मेजर लेवल्स तक आता है, वहीं से सपोर्ट पाकर वापस से दिशा बदल देता है। तो ये देख करके आप चकित हो जाते हैं कि वाह ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो लेवल्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं। लाइंस अगर ठीक डाली हो, लेवल्स ठीक मार्क किए हो, तो एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये आपके सामने चार्ट है टीटागढ़ वैगन्स का, जहां पर एक उछाल बन रहा है, ये स्थिति है। दोनों चार्ट्स पर करेक्शन देखने को मिल रहा है और लगभग एक से चार्ट्स हैं। चलिए, तो इसके बाद और भी बहुत से सवाल हैं अदालत के सामने। हमारे सचिन जी ने एक चार्ट पर बात करने का आदेश दिया है और ये चार्ट है एनवीडिया का। तो आइए एनवीडिया के चार्ट को देखते हैं। ये एनवीडिया कॉर्पोरेशन का चार्ट है। तेजी बनी, तेजी बनने के बाद प्राइस एक मेजर लेवल तक गया। मैंने यहाँ एलओसी मार्क कर लीजिए, और ये आपकी एलओसी हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन एनवीडिया। और हम देख रहे हैं कि प्राइस में अच्छी तेजी बनी, ब्रेकआउट हुआ, अब कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बड़ी रेजिस्टेंस इस रीजन में दिखती है, रेजिस्टेंस भी चार्ट पर अंकित कर लें। तो ये हमारे सामने रेजिस्टेंस है, ये 132 के आसपास है। ये लेवल्स पार हो तो ब्रेकआउट होगा। ये रेंज है एनवीडिया की, और ये आपके सामने चार्ट है। तो एनवीडिया का चार्ट आपके सामने, और 132 से 105 के दायरे में ये चार्ट ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द एनालिसिस, देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। हाँ, इस सप्ताह कुछ कमजोरी जरूर आई है, लेकिन जो मेजर लेवल्स हैं, यानी कि जो दायरा है स्टॉक का, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मुझे देनी है। नौकरी से आजादी कार्यक्रम, एनएसए नौकरी से आजादी कार्यक्रम का 14th सीजन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जो लोग इसको लेकर के बड़े ही उत्सुक हैं, बहुत समय से राह देख रहे हैं कि कब एनएसए की घोषणा होगी, तो एनएसए 14 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, और इसकी जानकारी इसी मंच से आपको इसी अदालत से मिलेगी। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, अदालत मिस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एनएसए की घोषणा होने जा रही है। तो अगर आप राह देख रहे थे कि नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़ेंगे, कब इसका नया सीजन शुरू होगा, तो बहुत जल्द सीजन शुरू होने जा रहा है, और इसकी पूरी जानकारी इसी मंच से आपको मिलेगी। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, मैं सवालों पर लौट आऊंगा। और अभी गार्डन रीच पर हमने बात की, कई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल अदालत के सामने लंबित हैं, तो सवालों पर आएंगे और चार्ट्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल आया अभी, और ये सवाल किया है हमारे विजय चौरसिया जी ने। वो जानना चाहते हैं कि रिलायंस पीएफसी 2 चार्ट्स। चलिए, तो हम पीएफसी देख लेते हैं। पीएफसी चार्ट अच्छा है, लगातार हम तेजी देख रहे हैं, हायर बॉटम बन रहे हैं। लाइनें जो पहले डाली थी वो टूट गई और उसके ऊपर प्राइस निकल गया। अब ये लेवल है इंपॉर्टेंट, तो ये 500 रुपए पर एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट अंकित कर दें, बड़ा लेवल ये है। तो ये एलओसी हो गई, और इसको ध्यान में रख करके चार्ट देखिए, अपट्रेंड तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो पीएफसी के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, जयपुर कांत साहब का सवाल है कि क्या एनएसए 14 में ऑप्शन की भी बात होगी? निश्चित होगी। गौरव जी ने एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना है कि विलियम ओनील की किताब में लिखा है कि लास्ट स्टेजेस के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो इतने सफल नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव जी, लेकिन ये पहले पता नहीं होता कि स्टेज लास्ट है या कि अब तेजी यहीं से समाप्त हो जाएगी। ये हाइंडसाइट में तो जरूर ऐसा महसूस होता है, लेकिन जब आप मौका वारदात पे होते हैं, आपको भविष्य का नहीं पता होता है, उस समय ये कहना कि लास्ट स्टेज के ब्रेकआउट्स हैं, ये मुश्किल होता है। चलिए, तो ये सवाल आया था, इसका भी जवाब तुरंत मिला अदालत में। तो अदालत में कोई भी इंटरेस्टिंग सवाल आप करते हैं, जवाब मिलता है, और जल्दी से जल्द मिलता है। अनेकों चार्ट्स पर चर्चा करने के सुझाव आ रहे हैं। एक हमारे डोनट्स 100 हैं, उन्होंने लगभग 4 बार एक शेयर का उद्घोष किया है, रेडिको। तो अब जब 4 बार लिख दिया है, तो आइए रेडिको को एक बार देख लेते हैं। तो यह है आपके रेडिको खैतान, ब्रेकआउट हुआ, रेखा मैंने पहले मार्क की हुई थी, और ये रेजिस्टेंस की रेखा थी 1785 के ऊपर पिछले सप्ताह निकला तो सीधा 2000 तक जा रहा है। अब ट्रेंड में स्टॉक है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है। मंथली चार्ट देखें एक नजर। तो ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे पैटर्न्स मैंने मार्क किए थे। ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट 1785 रुपए के ऊपर इस सप्ताह आया, इस महीने आ रहा है। और ये जो महीना है, यानी कि महीना अब समाप्त होने जा रहा है,
और अगस्त के महीने में इस चार्ट पर हमने 12% की बड़ी तेजी देखी है। तो रेडिको में तेजी कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तेजी काफी समय से कायम है। तो ऐसा नहीं कि नई तेजी है, कोई पहला दौर है तेजी का, तेजी पुरानी हो गई है। तो तेजी अब स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है। हाँ, लेवल्स देख लीजिए और लेवल्स को जरूर चार्ट पर अंकित कीजिएगा। तो ये रेडिको खैतान पर सवाल आया कि इसका चार्ट तुरंत देखिए और बताइए कि इसको लेकर के क्या विचार बनता है। अच्छा, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं। ओके, हमारे रंजीत यादव जी ने प्रश्न किया है कि एक दफे बजाज फिनसर्व का चार्ट देखिए। तो आइए बजाज फिनसर्व का चार्ट पर, ये बजाज फिनसर्व, और कह रहे हैं कि मंथली चार्ट देखिए। तो ये मंथली हो गया। अब मंथली चार्ट को गौर से देखिए तो क्या दिखता है भाई। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि आज महीने का क्लोज हो रहा है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस मंथ। और जो आपने सवाल किया कि क्या मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है बजाज फिनसर्व पर, तो इसका जवाब तो हमारी जनता जनार्दन दे ही देगी, बिल्कुल है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी मंथली चार्ट पर आता हुआ कुछ महीने पहले हमने देखा। तो ये आपके सामने ये वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और इस रेखा को एक बार हटा दें तो आपको ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फिर इसका कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत समय में पैटर्न बना है, यानी कि देखिए 2022 से लेकर के आज तक, तो 2-2.5 साल में इस पैटर्न में, चार्ट भी मंथली है तो 2-2.5 साल तो लगे जाते हैं। और फिर उसके बाद मोमेंटम बना है। तो ये मोमेंटम और ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। जरूर से इस चार्ट को, मंथली चार्ट को बजाज फिनसर्व के देखिएगा जरूर। तो ये बजाज फिनसर्व, इसमें भी एक अरसे बाद आउट परफॉर्मेंस, बड़ा ब्रेकआउट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। तो चार्ट देखते रहिए और आप देखेंगे कि अनेकों ढेरों अवसर आपको बाजार में फैले बिखरे नजर आएंगे। आपको केवल अपनी निगाह तेज तैयार रखनी है और मौके आए तो उस पर आपको फिर उनको आइडेंटिफाई करना है। हमारे रमेश के बढ़िया जी हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं जुड़ना नौकरी से आजादी 14 से चाहता हूं। तो रमेश जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपको वेलकम है। आप आइए और सेनानी बनिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और इसके लिए बहुत जल्द, जैसे ही नौकरी से आजादी के नए कार्यक्रम की घोषणा होगी, इसी मंच से होगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे मनीष नकरानी जी हैं, उनका सवाल यह है कि H&S बना हुआ है HDFC बैंक के चार्ट पर। तो आइए, ओके, तो इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं। ये इनवर्स लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पर फिर बाय करेंगे, ये सवाल है। तो देखिए, आपने पैटर्न तो बिल्कुल 100% सही पहचाना है, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल ठीक पहचाना है। लेकिन समस्या क्या है कि ये स्टॉक एक रेंज में है। तो यहाँ पर पैटर्न से ज्यादा तरजीह आपको रेंज को देनी है। और दूसरी बात यह है कि इस पैटर्न की सफलता के लिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर से पहले चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। स्टॉक में डाउन ट्रेंड नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड है। तो इस वजह से पैटर्न को मैं कम अहमियत दूंगा। अगर यही पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड में बना होता तो उसका वैल्यू ज्यादा होती। तो हालांकि पैटर्न आपने ठीक पहचाना है मनीष जी। तो ये मनीष जी ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न खोज लिया ऑन द चार्ट फॉर हिंदुस्तान, सॉरी, HDFC बैंक। चलिए, बहुत सारे चार्ट्स पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। कई सारे और विषयों पर बातचीत आ रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। हमारे हर्ष साहब कह रहे हैं कि बजाज फिनसर्व देख लिया तो एक दफे बजाज फाइनेंस भी देख लो। सॉरी, तो ये आपके सामने बजाज फाइनेंस है। बजाज फिनसर्व से थोड़ा सा अलग चार्ट है। वीकली चार्ट पर अच्छा मोमेंटम बना है, हेड एंड शोल्डर बना था, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन आया, सपोर्ट तक प्राइस गया, वहां से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये चार्ट है बजाज, इसका भी मंथली चार्ट एक दफे देखें तो आप देखते हैं कि अभी तक यहाँ उस तरह का मोमेंटम नहीं बना है जो बजाज फिनसर्व के चार्ट पर है। तो इन दोनों की तुलना करनी हो तो चार्ट पर जाहिर सी बात है कि बजाज फिनसर्व ज्यादा आपको मजबूत नजर आ रहा है। चलिए, तो यह है इस सप्ताह के बड़े ही रोचक इंटरेस्टिंग चार्ट्स, जिनकी चर्चा हर सप्ताह ढेरों चार्ट्स की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, एक हमारे पालीवाल साहब हैं, उनका सवाल है इरेडा पर, मैं उस पर बात करूंगा। और एक हमारे 1982 प्रकाश हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि 1982 में ही आपने जन्म लिया हो, तभी 1982 प्रकाश हैं। तो इनका सवाल है कि CDSL में कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल डालें। ये CDSL का मंथली है, ये वीकली है। रेखाएं मैं हटा देता हूं।
और अब सवाल है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे मार्क करें। भाई लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत नीचे मार्क करनी पड़ेगी, कोई और विकल्प है ही नहीं। तो हमारे कहने से हमारी इच्छा के आधार पर रेखाएं तय नहीं होती है, जहां उनको रखना चाहिए वहीं रखा जाता है। तो इस चार्ट पर अगर आप एलओसी मार्क करेंगे तो ये 855 पर डलेगी, 1400 का भाव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, लेकिन एलओसी तो यही रखनी होगी 865-55 के आसपास। इसके अलावा एक सवाल आया था इरेडा पर, तो ये इरेडा का चार्ट है, तेजी बनी हुई है, ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट का लेवल मार्क किया, उसके बाद तेजी बनी, करेक्शन आ रहा है, करेक्शन फिबोनाची के हिसाब से जांच लीजिएगा। कुल मिलाकर जितना चार्ट, जितना सीमित चार्ट हमारे पास है, उस हिसाब से अपट्रेंड में ही चार्ट ट्रेड कर रहा है। तो देखिए चार्ट देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से अगर आप कॉमन सेंस के साथ अपना रिश्ता न तोड़ें तो आपको चार्ट्स देखने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चार्ट आपके सामने आएगा और पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चार्ट देखिए और उसमें से मीनिंग ढूंढिए। ये मत सोचिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चार्ट बाय है या सेल है। चार्ट का स्ट्रक्चर समझिए, उसकी बनावट समझिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कितना समय किस लेवल पर संघर्ष हुआ है, वो जब लेवल टूटा तो कितनी इंटेंसिटी से टूटा। इन तमाम चीजों को देखेंगे तो एनालिसिस को देखने का, करने का तरीका आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। तो 25,000 निफ्टी ने पार की और उसकी आप सबको शुभकामनाएं। बाजार को नए कीर्तिमान बनाने, और वो कीर्तिमान भी बाजार बनाएगा, ये हमारी उम्मीद है। हमारे मनोज शुक्ला जी लिख रहे हैं कि क्या बैन पीरियड में होता है, अगर नहीं तो इंडिया सीमेंट में क्यों हो रहा है? इससे पहले भी कई स्टॉक में ऐसा दिखा है। मैं सवाल आपका पूरा नहीं समझ पाया। सवाल शायद आपका यह है कि इंडिया सीमेंट बैन पीरियड में क्यों है। तो देखिए आजकल बहुत सारे स्टॉक्स बैन में चले जाते हैं और मनोज जी, और उसकी कई सारी तकनीकी वजह हैं। तो